वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 की परीक्षाओं के लिए। खास करके महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब ये होता है कि हम संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और इसी श्रृंखला में आपको बता दूं कि इससे पहले एंसेंट हिस्ट्री के पेपर 1 के बारे में महासंग्राम वीडियो आ चुकी है और वो 2 पार्ट में है। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और तीनों पेपर की प्लेलिस्ट मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना दी है। पेपर 1, 2 एंड 3 3 पेपर होते हैं आपको जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो खास करके। ठीक है, 2 सब्जेक्ट और 3 पेपर होते हैं। तो एंसेंट हिस्ट्री अगर आपने लिया है और पेपर नंबर 1 पेपर की 2 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और 2022 का मॉडल पेपर है और 2023 का मॉडल पेपर मैं आपको एक दिनों में और दे दूंगा, मतलब कि कल परसों तक आपका वो भी आ जाएगा। ठीक है, और पेपर 2 का भी मॉडल पेपर दे दूंगा, पेपर 3 का भी, और इसी प्रकार से। तो आज का जो वीडियो है ये प्राचीन भारतीय कला यानी कि सेकंड पेपर को लेकर के है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा से पहले अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप का कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा और आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मैं देखता हूं कि किस प्रकार से प्रश्नों को हमको समझना है। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा और पूरे के पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में समझने का प्रयास रहेगा। इस वीडियो का मेन मंतव्य यही होता है। तो आइए उसी मंतव्य को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा जो है रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अजंता चित्रकला की विशेषता बताइए। अजंता चित्रकला की विशेषता क्या है? आपको एक बात मैं और बताना भूल गया कि पेपर 3 जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में आपने दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ा, 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, खास करके जिसमें मैंने आपको तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको बता ही दिया है। पेपर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता ही दिया। पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला यानी एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, और पेपर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशंस। मैं एक सजेशन आपको और दूंगा कि प्लेलिस्ट में ही 2022 के मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, पेपर 2 के भी और पेपर 3 के भी और पेपर 1 के भी। तो तीनों मॉडल पेपर आप 2022 वाले देख लीजिएगा और उम्मीद है कि 2023 का मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ता हूं। अजंता चित्रकला की विशेषताएं बताइए भाई। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता अवस्थित है। अजंता वहीं पर स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, उसी औरंगाबाद जिले में अजंता स्थित है। और यहाँ से प्रथम शती ईसा पूर्व यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक, यानी कि 7वीं शताब्दी मतलब कि ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जो है एक प्रकार से उन्हीं के पहली शताब्दी, वही प्रथम शती ईसा पूर्व मतलब उनसे 100 लगभग पीछे चले जाएंगे तो, और 7वीं शताब्दी मतलब उनसे 700 वर्ष के बाद में लगभग, मतलब उसी समकालीन। तो इसके बीच तक निर्मित गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ से, अजंता से। और अजंता चित्रकला विश्व की अनूठी चित्रकला है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्रकला है, सबसे अलग चित्रकला है। ठीक है, और ख़ास करके यहाँ टेम्पेरा पद्धति पर चित्रकारी की गई है। किस पद्धति पर? तो भाई टेम्पेरा पद्धति पर चित्रकारी हुई है। अजंता की जो गुफा है उसमें जो चित्रकारी हुई है वो खास करके किस पद्धति पर है? टेम्पेरा पद्धति पर। यहाँ से हीनयान और महायान जो कि बौद्ध धर्म के 2 एक प्रकार से शाखाएँ हैं, हीनयान और महायान। तो यहाँ से हीनयान और महायान से संबंधित चित्रकारी प्राप्त हुई है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध प्रतीक और महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र तो प्राप्त ही हुए हैं, और इसके साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के चित्र के साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र मिले हुए हैं। सामाजिक, राजनीतिक और पशु चित्रण को भी पर्याप्त स्थान इन चित्रों में आप देख पाएंगे, यानी सामाजिक और राजनीतिक और पशु चित्रण, इन सभी के चित्र भी आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है वो खास करके टेम्पेरा पद्धति पर चित्रकारी की गई है। हीनयान महायान से संबंधित चित्र मिले हैं, बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है चित्र मिले हैं, और हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र वहाँ से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है, अजंता से प्राप्त मरणासन राजकुमारी के चित्र पर टिप्पणी कीजिए।
मरणासन राजकुमारी का मतलब होता है मरती हुई राजकुमारी। तो अजंता की गुफा नंबर 16 से आप देखेंगे तो मरणासन राजकुमारी यानी मरती हुई राजकुमारी का चित्र प्राप्त हुआ है। किस गुफा से भैया? 16 नंबर गुफा से। अजंता में जो 16 नंबर गुफा है वहाँ से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला हुआ है। और इस स्त्री में एक स्त्री लेटी हुई है, मतलब इस चित्र में आप देखेंगे तो एक स्त्री जो है वो लेटी हुई है, उसके सिर को 2 दासियां जो है वो उठा रही हैं। इसके अलावा उस महिला का सिर जो है वो गिरा हुआ है, मतलब कि गिर रहा है, और उसको 2 जो है दासियां उठा रही, उस सिर को। एक महिला जो है वो यानी कि स्त्री लेटी हुई है, उसकी आंखें बंद हैं। मुख पर आप देखेंगे चित्र में तो मुख पर असीम पीड़ा भी दिखाई पड़ती है। समीप ही संबंधी उसके बैठे रो रहे हैं और अन्य स्त्री पुरुष शोकमग्न है। विद्वत वर्ग इस चित्र को मरणासन राजकुमारी का चित्र कहते हैं। मतलब जो विद्वान लोग हैं, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री के या फिर जो खास करके आर्किटेक्चर से रिलेटेड विद्वान हैं, वो लोग इस चित्र को क्या कहते हैं? मरणासन राजकुमारी का चित्र कहते हैं। तो राजकुमारी का चित्र कैसा है? एक स्त्री है वो लेटी हुई है, उसके सिर को 2 दासियां जो है उठा रही हैं, उसका सिर महिला का गिर रहा है और 2 दासियां उठा रही हैं, आंखें उसकी बंद मुद्रा में हैं, ठीक है। और मुख पर उसके असीम पीड़ा भी दिखाई पड़ती है, और जो उसके सगे संबंधी वो समीप बैठे रो रहे हैं, और भी तमाम सारे पुरुष और स्त्री आसपास हैं और वो शोकमग्न है, यानी कि वो एक प्रकार से थोड़ा सा दुखी टाइप के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, चूंकि वो उसकी मृत्यु होने को है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है मौर्यकालीन वसाड़, मौर्यकालीन बसाड़ यानी बखिरा सिंह शीर्ष पर टिप्पणी कीजिए। तो बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले से में उसमें आप देखिए मुजफ्फरपुर जिला जो है उस जिले में बसाड़ नामक ग्राम में स्थित सिंह शीर्ष स्तंभ चौकोर चौकी पर सादा खड़ा है। इसकी आकृति मौर्यकालीन अन्य स्तंभों से भद्दी है और सिंह और चौकी के मध्य सामंजस्य नहीं है, दोनों अलग अलग अंग प्रतीत होते हैं। कलाविदों ने इसे आरंभिक मौर्यकालीन माना है कि ये जब मौर्यकाल का उदय हो रहा था उस समय ऐसी चित्रकारी की गई थी। कौन सी? मौर्यकालीन बसाड़ की, ठीक है, यानी बखिरा की जो सिंह है वो शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपका है कि जो है संकिंसा के गजसिंह शीर्षक स्तंभ पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। संकिंसा के गज चिन्ह गजसिंह शीर्षक पर स्तंभ, मतलब शीर्षक जो स्तंभ है उस पर आपको प्रकाश डालना है। कहाँ का? संकिसा के गजसिंह शीर्षक स्तंभ पर। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकिसा या फिर मतलब कि संकास्या नामक स्थान पर स्थित स्तंभ के शीर्ष पर गज की आकृति यानी हाथी की आकृति बनी हुई है। कहाँ पर? उसके शीर्ष पर स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर यानी शीर्ष पर उसके क्या बना हुआ है? हाथी की आकृति बनी हुई है। और इसके गोल जो हैं फलक पर जो है मुचकुंद कमल के पुष्प और कलियों की बेल है। बीच बीच में त्रिरत्न चिन्ह भी है। इसका कंठा जो है अलंकृत है तथा उसके नीचे उल्टी कमलाकृति, मतलब कि कमल की आकृति बनाई गई है उल्टे तरीके से, वो भी अच्छी प्रतीत होती है, सुंदर दिखती है। यद्यपि शीर्षस्थ गज सजीव और कलात्मक है, यानी कि जो ऊपर शीर्ष पर जो हाथी बनी हुई है वो सजीव है और कलात्मक है, और उसमें गतिशीलता का अभाव है। गतिशीलता मतलब एक प्रकार से उसमें गति नहीं दिखाई पड़ती है, वो रुकी हुई हाथी एक प्रकार से आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये संकिसा जो स्थान है या संकांस्या फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है फर्रुखाबाद जिला, तो वहीं पर एक स्थान है संकिसा या संकास्या। उसी स्थान पर जो शीर्ष मतलब स्तंभ है उस स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की आकृति है, वही है ये संकिसा के गजसिंह शीर्षक स्तंभ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका कि रामपुरवा के सिंह शीर्ष पर प्रकाश डालिए। तो बिहार प्रांत के चंपारण जिले में रामपुरवा नामक के गांव है और उसी गांव से प्राप्त स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त हैं। यह स्तंभ जो है उस स्तंभ पर उसके शीर्षक पर स्तंभ जो है स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना हुआ है, बाघ बना हुआ है। तो यह स्तंभ पर बैठा है, इसका मुख नीचे की ओर लटका है, पंजों पर बैठे सिंह के बाल जो है वो लहरा रहे हैं। यह पुष्ट और मांसला मतलब कि मांसलता युक्त कौशलपूर्ण ढंग से तराशा गया है और यह विकास के मौर्यकालीन तीसरे सोपान का है कहीं न कहीं पे, जो रामपुरवा का सिंह शीर्ष पर एक प्रकार से स्तंभ शीर्ष है जिस पर सिंह अंकित है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ विलक्षण है, सिद्ध कीजिए।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपको पता होगा सारनाथ है। सारनाथ से प्राप्त स्तंभ पर 4 खड़े सिंह जो है पीठ पर सटाए तरासे गए हैं। गोल चौकी पर घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह बने हैं। ये पशु जो है अत्यंत स्वाभाविक मुद्रा में है। यह स्तंभ वर्तमान समय में सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित भी है। इसके अलावा और भी चीज़ों को अगर आप देखें यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। और चौकी पर स्थित जो सिंह हैं खास करके आप देखिएगा तो चारों सिंह पीठ सटाए हुए हैं और इनकी जो मुखाकृति है वो क्रोध से जो है तमतमाई लगती है। एक प्रकार से लगता है कि जो बाघ हैं या जो सिंह हैं वो क्रोध में दिखते हैं। फड़कते नथुने उनके दिखाए गए हैं, तनी मूछें हैं बाघों की, खुले मुंह दिखाए गए हैं, बड़ी बड़ी भयानक खुली आंखें भी दिखाई गई उसमें, कान खड़े हुए हैं, पैरों में खिंचाव दिखाई पड़ता है, मांसपेशियों की अकड़न स्वाभाविक एक प्रकार से यानी जो होनी चाहिए एक बाघ की मतलब वो दिखाई पड़ती सिंह की। चारों सिंह जो है सामंजस्य की प्रतिमूर्ति के तरीके से दिखाई पड़ते हैं और इनके ऊपर एक चक्र जो है वो 24 तीलियों का जो है वो चक्र अंकित है और जो अब सारनाथ संग्रहालय में है। वर्तमान में यही सिंह शीर्ष राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है। जो राष्ट्रीय चिन्ह आप देखते हैं जो चारों बाघ हैं, खास करके जो अशोक के स्तंभ में आप देखते हैं कि भाई एक सिंह इधर 4 सिंह है, फिर नीचे हाथी बैल, जो स्तंभ नहीं है वो वही जो राष्ट्रीय चिन्ह अपना है, ठीक है। तो वही जो चिन्ह है वही है आपका ये, ठीक है। इसके प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही कहना उचित हो जाता है कि यह विलक्षण है और इसी विलक्षण होने के नाते राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको जो है स्थापित किया गया। सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है, ठीक है, वाराणसी जिले में पड़ता है सारनाथ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, मौर्य कला पर क्या विदेशी प्रभाव था? बिल्कुल इसको समझने का प्रयास करते हैं। मूर्तिकला के साक्ष्य सैंधव सभ्यता से प्राप्त होते हैं और तदंतर अशोक के काल में ही मूर्तिकला दिखलाई पड़ती है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति में दिखाई पड़ती है अशोक के काल में। विद्वानों ने इस परिवर्तन एवं मौर्यकालीन कतिपय विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव था, परंतु यह समस्त तथा मतलब कि जो यह समस्त तथ्य जो बताया जाता है कि भाई ये विदेशी प्रभाव था मौर्य कला पर, ये निराधार है और तर्कहीन है। इसका कोई सबूत या कोई अच्छा तर्क नहीं दिया गया विद्वानों के द्वारा। यह ठीक है कि सैंधव सभ्यता और मौर्य कला मतलब कि मौर्य काल के मध्य साक्ष्य लगभग अप्राप्य हैं, परंतु साहित्यिक कृतियों में वर्णित तथ्यों से इसकी पुष्टि होती है कि भारतीय कलाकारों ने मौर्य काल में राज्याक्रय प्रकार साहित्यिक तथ्यों को मूर्ति रूप प्रदान किया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव भावना जो है कोरी कल्पना होगी। ये बस केवल विद्वानों ने अंदाज लगाया है कि ऐसा रहा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है। ये तर्कहीन है, बिना तथ्य के बात रखी गई थी कि भाई मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव है, बिल्कुल विदेशी प्रभाव नहीं है। उसके कोई तथ्य नहीं मिलते कि विदेशी प्रभाव सिद्ध हो, ठीक है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप इसी प्रकार से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखेंगे प्रश्न है कि शुंग कालीन प्रमुख कला केंद्रों पर प्रकाश डालिए। शुंग काल में जो प्रमुख कला केंद्र रहे हैं वो कौन कौन से रहे उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो शुंगकालीन कला का भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे पहले बात ये लिखेंगे आप। और इस काल के प्रमुख कला केंद्र रहे हैं भरहुत, बोधगया और सांची, ठीक है। जो प्रमुख कला केंद्र रहे हैं कौन से, भरहुत रहा है, बोधगया रहा है और सांची रहा है। इसके अतिरिक्त मथुरा, उदयगिरी और खंडगिरी ये भी स्थान जो है ये कला केंद्र के रूप में विख्यात है शुंगकालीन कला में। शिल्प की दृष्टि से बात की जाए तो भरहुत जो है सबसे पुराना कला केंद्र रहा है, उसके बाद में बोधगया और फिर सांची। ये एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले मतलब सबसे पुराना जो शिल्प की दृष्टि से वो भरहुत है, उसके बाद में फिर बोधगया, फिर सांची। और इस काल में वेदिकाएं और तोरण निर्मित हुए हैं। भरहुत एवं सांची स्तूप के चारों तरफ वेदिकाएं बनाई गई हैं और इस पर उत्कृष्ट कलाकारी भी आपको दिखाई पड़ती है शुंगकालीन प्रमुख कला केंद्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 9वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है कि शुंगकालीन कला की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी। यूँ तो शुंग काल बौद्ध विरोधी काल माना जाता है, परंतु सर्वाधिक बौद्ध कला की उन्नति जो है वो शुंग काल से ही आपको प्राप्त हुई दिखाई पड़ेगी। स्तूपों के विभिन्न अंग जो है इस काल में अलंकृत किए गए। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे कि बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्कर्वण, बुद्धत्व की प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन,
मार विजय, महापरिनिर्वाण, ये सब जो है। इसके अतिरिक्त जातकों की कथाएं, बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाएं, ऐति तथ्यों के अंकन, यक्ष यक्षिणियों, प्राकृतिक दृश्य, विविध देवताओं का उत्कीर्णन, पशु अंकन, सामाजिक जीवन, शुंगकालीन कला के प्रमुख वर्ण विषय रहे। इन्हीं सभी को ध्यान में रख करके चित्रकारी की जाती थी। शुंगकालीन कला मूलतः लोक कला थी। वो लोक मंगल की कि लोक कला थी, कि लोगों ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की कला थी। वो क्या कला थी, वो कैसी कला थी भाई, वो लोक कला थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका है, कुषाणकालीन गंधार कला एवं मथुरा कला में क्या अंतर था, संक्षेप में समझाइए। तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को प्राचीन काल में गंधार कहा जाता था। सॉरी। इस काल में विदेशी तत्वों के प्रभाव में आकर यहाँ की विकसित कला को गंधार कला और भारतीयता प्रभावित मथुरा में विकसित कला को मथुरा कला कहते हैं। तो खास करके कुषाणकालीन गंधार कला और मथुरा कला में अंतर ये था कि गंधार कला एवं मथुरा कला में कुछ अंतर निम्नलिखित हैं, उसको थोड़ा सा जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता रहा है, तो ये अब की बार भी आएगा। मथुरा कला भारतीयता पर आधारित है, गंधार कला में विदेशी तत्वों का समावेश है। सबसे पहला अंतर ये कि जो मथुरा कला है उस पर भारतीयता पर आधारित है, और गंधार कला जो है उस पर विदेशी तत्वों का समावेश है। मथुरा कला भाव प्रधान है, जबकि गंधार कला जो है अंग प्रत्यंग और मांसपेशियों के प्रदर्शन को प्रधानता देती है। मथुरा कला में बुद्ध मूंछ और केश विहीन है, कि मूंछ और बाल जो है मथुरा कला में बुद्ध की नहीं दिखाई गई है। जबकि गंधार कला में आप देखेंगे तो बुद्ध के मूंछ भी है और लच्छेदार बाल को भी दिखाया गया है। ये गंधार कला में बुद्ध की मूर्ति है। मथुरा के बुद्ध की बात की जाए तो धोती कुर्ता पहनते हैं मथुरा के बुद्ध जो हैं, जबकि गंधार कला में आप देखेंगे तो बुद्ध जो है साधु भेष में है। ठीक है, मथुरा के बुद्ध जो है प्रभा मंडल युक्त है, उनके पीछे जो है सर के पीछे जो चमक होती है सूर्य जैसी, उसको प्रभा मंडल बोलते हैं। तो जो मथुरा के कला में बुद्ध बनाए हुए आपको दिखेंगे, उनके सर के पीछे चंद्रमा के जैसे एक चक्र दिखाई पड़ेगा। जैसे देवता लोग जब कभी टीवी वगैरह में प्रकट होते हैं टेलीविजन पर, तो आप देखते हैं कि पीछे उनके ऐसे नाचता रहता है चक्र टाइप का, पीला पीला टाइप का, तो वो जो है वो मथुरा कला के बुद्ध में दिखेगा प्रभामंडल, जबकि गंधार बुद्ध में ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो ये सारे अंतर होते हैं। मथुरा कला जो है वो आदर्शवादी है, जबकि जो गंधार कला है वो यथार्थवादी है। मथुरा कला क्या है, आदर्शवादी है, आइडियल पर चलता है, कि उसको मथुरा में जो एक प्रकार से आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित है। गंधार जो है जो था वही दिखाने का प्रयास करता है। गंधार कला का जीवन अल्पकालिक था, जबकि मथुरा कला का दीर्घ काल तक जीवित रही। मथुरा कला जो है वो ज़्यादा समय तक रही है, और जो गंधार कला रही उसका समय जो रहा वो कम रहा है। तो ये तमाम सारे अंतर हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपकी परीक्षा में प्रश्न लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी पूछा सकता। तो इस प्रश्नों के अगर इतने भी उत्तर आप जानते हैं तो आसानी से लिख पाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालिए। तो सैंधो संस्कृति के अन्वेषण माने होता है बहुत ज़्यादा शोध और खोज के उपरांत। तो सैंधो संस्कृति के अन्वेषण के समय मोहनजोदड़ो से एक जलाशय प्राप्त हुआ था, और यह लगभग 39 गुणे 23 फीट आकार का है, यानी 39 लंबाई और 23 चौड़ाई है। ठीक है, फीट की, और 8 फीट ये गहरा स्नानागार है। इसके ऊपर खुला प्रांगण है, और बरामदा जो है खास करके बाद में बरामदा बनाया गया है, निर्मित है। यह पक्की ईंटों से बनाया गया। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी, अच्छी बात, और इसमें कतिपय पटरे भी मिले हैं, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इनसे इनमें फिसलने से बचने के लिए पटरे लगे रहे होंगे। उत्तर की तरफ से सीढ़ी बनी है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट को जिप्सम से मिले मसाले से जोड़ दिया गया था। फिर कड़े मसाले का लेप भी ऊपर से यानी प्लास्टर लगा दिया गया था। बाहर की ओर गारे से जुड़ी पक्की ईंट है। तालाब के गंदे पानी को निकालने के लिए नाला भी बनाया गया था। 3 और कोठरियाँ भी हैं। एक कुआं भी प्राप्त हुआ है जो स्नानागार मिला है वहाँ से, जिससे जलाशय में पानी भरा जाता रहा होगा उसी कुएं से। एक कमरे में सीढ़ी बनी हुई है, और इससे इसके 2 मंजिला होने का पुष्टि होती है। एक कमरे में सीढ़ी बनी है, इसका मतलब ये है कि भाई वो 2 मंजिले का स्नानागार रहा होगा।
तो उस समय, ठीक है। तो ये विशाल स्नानागार के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपका ज़्यादा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका आ चुका है, सैंधव क्षेत्र में निर्मित अन्नागार के विषय में आप क्या जानते हैं। अन्नागार मतलब जो अन्न रखने का स्थान होता था उसी को अन्नागार, स्नानागार मतलब होता है जहाँ पर स्नान किया जाता था सामूहिक रूप से, ठीक है, स्विमिंग पूल बड़ा सा सॉरी। तो सैंधव से क्षेत्र से प्राप्त अन्नागार की बात की है तो 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है अन्नागार जो है। इसमें 27 प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ माने एक प्रकार से रखने का स्थान, कमरा टाइप का, जो क्रिस क्रॉस पद्धति पर अवलंबित है। इसकी बाहरी दीवार जो है किले की भांति ऊंची और झुकी हुई है। इसी प्रकार का एक 50x20 यानी 50 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। इसकी फर्श लकड़ी के पटरों से बनी हुई है। हवा और प्रकाश की सुविधा के साथ माल को रखने व निकालने के लिए भी उचित सुविधा इसमें दी गई है। यहाँ संभवतः अकाल के लिए खाद्य सामग्री जो रही होगी उसको एकत्रित की जाती रही होगी उस समय, ठीक है। हड़प्पा में जो है प्राप्त हुआ छोटा स्नानागार, और जो प्राप्त हुआ है मतलब अन्नागार, और जो सैंधव क्षेत्र से प्राप्त हुआ है वो बहुत बड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न अच्छा है। प्रश्न आपका है कि भाई लोथल से प्राप्त बंदरगाह जो गोदी है उस पर प्रकाश डालिए। तो गुजरात से उत्खनन के समय एक अन्य भवन भी प्राप्त हुआ है, या गोदी या बंदरगाह रहा होगा। गोदी माने बंदरगाह ही होता है, तो बंदरगाह या गोदी रहा होगा। यहाँ से संभवतः पश्चिमी एशिया से व्यापार होता रहा होगा इस गोदी से, इस बंदरगाह से। गोदी का आकृति विषम बाहु त्रिभुज की भांति, मतलब विषम बाहु चतुर्भुज की भांति जो है बंदरगाह दिखता है, और पूर्व से पश्चिम लगभग 710 फीट लंबी और 124 फीट चौड़ी है ये गोदी, ठीक है। इसके चारों ओर 14 फीट ऊंची दीवार निर्मित है। समुद्र की तरफ ज्वार और भाटे को नियंत्रित करने के लिए एक फाटक भी लगा था इस बंदरगाह में। इस प्रकार एक प्राकृतिक गोदी को कृत्रिम गोदी में परिवर्तित कर दिया गया था, ऐसा माना जाता रहा है, लोगों का, विद्वानों ने ऐसा माना है। तो लोथल से प्राप्त बंदरगाह के बारे में इतना अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका काम। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर विन्यास पर प्रकाश डालिए। तो कौटिल्य और मेगास्थनीज, ठीक है, इसके विवरण से, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। इन पुस्तकों के विवरण से पाटलिपुत्र में व्यवस्थित नगर विन्यास का उल्लेख मिलता है। पटना और बुलंदीबाग की खुदाई से मिले साक्ष्यों से उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि भी हो जाती है, और यह वही स्थल है जिसकी किलेबंदी अजातशत्रु ने करवाई थी। किस नगर की? पाटलिपुत्र की। और इस नगर का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, पाटलिपुत्र का। और यह नगर जो है 1/2 मील के घेरे में अवस्थित था। और इस नगर की बात की जाए तो यह नगर जो था, खास करके यह नगर सोन एवं गंगा के तट पर बसा हुआ था। इसके चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 44 फीट गहरी खाई भी थी। खाई के बाद 12-13 फीट जो है ऊंची सहतीर की बल्ली से निर्मित प्रकार था, मतलब प्रकार था इसका। प्राकार में लगभग 64 द्वार थे और लगभग 500 बुर्ज थे। इस प्रकार के बाद संभवतः साल वृक्षों की बाढ़ थी। खाई पार करने के लिए द्वारों पर लकड़ियों का पुल भी बना था। इसके मध्य निर्मित राजा प्रसाद भी थी, और मतलब राज प्रसाद भी थी, और एवं सड़कों से सुनियोजित था। तो ये एक प्रकार से क्या था, पाटलिपुत्र का नगर विन्यास के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, चंद्रगुप्त के राजप्रसाद पर टिप्पणी लिखिए। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। यह प्रसाद नगर के मध्य निर्मित था। यह 3 भाग से निर्मित था। प्रसाद जो था, पहले भाग में जो है हर्यकशाला थी, दूसरे भाग में सभा भवन था, और तीसरे भाग में राज उद्यान जो होता है, बाग बगीचा, वो था। इनकी सुरक्षा हेतु लकड़ी के खंभे भी लगे हुए थे, और कुंभहार की खुदाई से इसी प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कुंभरहार के सभा भवन पर प्रकाश डालिए। तो पटना के कुंभरहार जो है एक स्थान है। उस स्थान से उत्खनन के फलस्वरूप, यानी जब खुदाई हुई उसके बाद में, एक 80 खंभों का भवन निकला हुआ है,
और इसमें सभा भवन मतलब इसको हम सभा भवन कहते हैं जो मिला है। इसके समीप आवासीय भवनों के प्रमाण भी मिलते हैं। कुछ लोग इसे चंद्रगुप्त का सभा भवन ना मान करके अशोक का सभा भवन मानते हैं, परंतु जो है इस पर खास करके उपदार लेप भी है और इसे अशोक ने अपने पूर्व होना मतलब कि बतलाया है। मेगस्थनीज और पतंजलि के लेख से यह चंद्रगुप्त मौर्य का ही सिद्ध होता है। और इस सभा भवन में आप देखते हैं 80 खंभे हैं, 8 पंक्तियों में 10-10 पंक्तियों की संख्या में बने मतलब उसमें बने नियोजित हैं। पूरब की ओर आप देखेंगे तो 2 अतिरिक्त खंभा है मतलब 2 अतिरिक्त स्तंभ है, राजा के अधिष्ठान पर प्राकट्य करते हैं। ये स्तंभ गोल हैं। खंभे को पिरोने के लिए छेद आज भी प्राप्य है और इनके ऊपर चौकियों पर सभा भवन की छत रही होगी ऐसा माना जाता है। छत के पटरों को चूने से बचाने के लिए अवश्य ही प्लास्टर किया गया रहा होगा पहले। ठीक है, तो ये कुंभहार का जो सभा भवन मिला है उसके बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कि अशोक के स्तंभों की सामान्य विशेषताएं बताइए। अशोक के स्तंभों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। स्तंभ चुनार के धूसरी पत्थर से निर्मित है। ठीक है, जो अशोक के स्तंभ हैं, और स्तंभ जो है एकाश्म पत्थर के हैं। स्तंभों के नीचे भी मतलब कोई भी आधार नहीं है। सभी का वजन 50 टन और ऊंचाई 50 फीट है। खंभ के खास करके थंभ के ऊपर प्रस्तर खंड अलग से जोड़ा गया है। स्तंभ के 3 भाग हैं, एक तो उल्टा कमल, दूसरा पंखुड़ियाँ जो एक उल्टा कमल है, पहला उल्टा कमल पंखुड़ियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं कमल की। दूसरा है शीर्ष पर रखी चौकियाँ गोल हैं और चौकोर और अनगढ़ हैं। तीसरी बात इनके ऊपर सिंह, हस्ती, बैल या अश्व की आकृतियाँ हैं। सारनाथ से 4 सिंह पीठ सटाए मिलते हैं, तो कुछ के ऊपर चक्र लगा था। इस पर चमकीली ओप या पालिश है। यह राजकीय कला या दरबारी कला परंपरा में निर्मित था ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 60वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि स्तूप वास्तु से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्तूप वास्तु से आप क्या समझते हैं भाई? तो सामान्य भाषा में बात की है तो स्तूप शब्द जो है बौद्ध भाषा या बौद्ध धर्म से संबंधित है और खास करके चले बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, परंतु इसकी प्राप्ति वैदिक साहित्यों से भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आप देखेंगे तो स्तूप के छायादार बितान, अग्नि की उठती ज्वाला को हिरण्य स्तूप एवं शतपथ ब्राह्मण के असुरों के शमशान गृह को स्तूप कहा गया है। महाभारत में स्तूप शब्द के स्थान पर चैत्य स्तूप का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा लहरियांदन गढ़ से 1500 ईसा पूर्व के स्तूप प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के समाधि स्थल पर स्तूप निर्माण बहुत पहले से होता आया था और बुद्ध ने भी चौराहे पर स्तूप आकृति बनवाने का निर्देश दिया था। मूलतः स्तूप महापुरुष की धातु या प्रायोगिक सामग्री का मतलब उस पर निर्मित स्मारक होता है और बाद में स्तूप बौद्ध और जैनों से संबंधित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 19 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपका है कि स्तूप के विभिन्न अंगों का उल्लेख कीजिए। तो स्तूप का मुख्य अंग अंड होता है और यह ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। अंड इसमें सटी मेधी होती है जो वेदिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। मेधी के चतुर्दिक निर्मित प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है। वेदिकाओं को ऊषणीस एवं सूची से जोड़ा जाता है। कुछ स्तूप में मध्य वेदिका होती है तो जहाँ सोपान के माध्यम से पहुँचा जाता है। स्तूप के शीर्षस्थ पर एक भव्य वेदिका होती है, इसे उच्च वेदिका कहा जाता है। उच्च वेदिका के मध्य यष्टि गड़ी होती है। यष्टि के छत्र पिरोए रहते हैं। यष्टि जहाँ गड़ी होती है उसी स्थल पर धातु अंश या परिभोगिक अंश संरक्षित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। चैत्य एवं बिहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चैत्य और बिहार में क्या अंतर होता है? चैत्य एवं बिहार के निर्माण की प्रक्रिया अशोक के शासनकाल में ही आरंभ हो गई थी। दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य और बिहार दोनों भी, परंतु दोनों में अंतर भी है, कतिपय अंतर है, कई अंतर हैं। यथा जैसे पहला अंतर यही है कि भाई बिहार में बौद्ध
संघ निवास करता है। कहाँ पर? वियोग में कौन निवास करता है? तो बिहार में बौद्ध संघ निवास करता था, जबकि चैत्य में बौद्ध देवालय निवास करते, मतलब कि बौद्ध देवालय होता था। चैत्यों में आवश्यक रूप से स्तूप होता है, जबकि बिहार में स्तूप का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर यह कि चैत्य कभी भी निर्मित कराया जा सकता है, जबकि बिहार जो है प्रायः पहाड़ियों पर निर्मित कराए जाते हैं। चैत्य में प्रदक्षिणा पथ होता है और बिहार में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। तो चैत्य और बिहार में ये अंतर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, भाजा के चैत्य पर प्रकाश डालिए। तो भाजा का चैत्य में मुख्य द्वार से बिना रुके ही पहुंचा जा सकता है। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं भाजा के चैत्य में। बीच वाले द्वार से मंडप होकर के गर्भगृह में जाया जाता है। इसका आकार लंबोत्तर है। अंदर के स्तंभ 8 पहले हैं और इसके ऊपर गोल अर्ध अंडाकार आकृति का एक स्तूप जो है उसके मतलब स्तूपंड स्थित है। इसके ऊपर यष्टि या छत्रवली लगी हुई है। इसके ऊपर भाई भाजा के चैत्य पर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 22 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, हीन यानी बिहार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हीन यानी बिहार जो है वो भाजा से, कोंडाने से, अजंता से, नासिक से, इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। और इन बिहारों में महात्मा बुद्ध के प्रतीकों का ही प्रदर्शन हुआ है। बुद्ध के प्रतीक के रूप में हाथी, बैल, सिंह, इन सभी को उकेरा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। गुप्तकालीन मंदिर के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालिए। तो गुप्तकालीन मंदिर के जो है निम्नलिखित अंग हैं। पहला अंग कौन सा है भाई? पहला अंग है गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? तो गर्भगृह जो होता है ये वर्गाकार स्थल होता है जहाँ पर उपास्य देव की प्रतिमा स्थापित होती है, जहाँ पर जो देवी देवता होते हैं मंदिर के अंदर जहाँ रहते हैं उसी को बोलते हैं गर्भगृह। दूसरा होता है शिखर। गर्भगृह के ऊपर की जो छत होती है उसे शिखर कहते हैं, यानी कि मंदिर मान लेते हैं जो बना है, मान लेते हैं ये मंदिर बना हुआ है। अब इस मंदिर के ऊपर मान लेते हैं ये जो है ये मंदिर जो है ये बना हुआ है, ये वाला जो शीर्ष है वही शीर्ष होता है। अच्छा, ये शीर्ष जो होता है ये मंदिर के ऊपर डायरेक्ट होता है, मतलब गर्भगृह के ऊपर होता है। ठीक है, यानी ये गर्भगृह है जहाँ पर मूर्ति स्थापित है और उसके सेम ऊपर जो होता है वो क्या होता है? वो आपका शिखर होता है। तीसरा क्वेश्चन आप मतलब कि अगला जो पॉइंट है मंडप। मंडप की गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख अंग यही है भाई, मंडप उसके बाद बनता था। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर अवलंबित बरामदे को मंडप कहते हैं और यहाँ भक्तगण इकट्ठे होते हैं। जैसे आप कभी आप जाएंगे जैसे अयोध्या में जब जाइएगा हनुमानगढ़ी पे तो सामने बना रहता है, इधर बैठ का लोग हनुमान चालीसा सुंदरकांड बैठ करके पढ़ते, तो वो आपका होता है मंडप। ठीक है, जहाँ पर लोग बैठते हैं। चौथा होता है आपका अर्धमंडप। मंडप और गर्भगृह के बीच में आप देखते हैं लघु आयताकार बरामदा या लघु मंडप कहलाता है, उसी को बोलते हैं अर्धमंडप। ठीक है, और पांचवा जो होता है तत्व वो होता है अंतराल। तो गर्भगृह और मंडल को पृथक करने वाला भाग अत्यंत मतलब कि अंतराल कहलाता है। अधिष्ठान की बात की जाए तो जिस चबूतरे पर मंदिर निर्मित किया जाता था वो अधिष्ठान कहलाता है। ठीक है, उपर्युक्त के अतिरिक्त आमलक, कलश आदि मंदिर के अन्य अवयव होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से गर्भगृह, शिखर मंडप, अर्धमंडप, अंतराल और अधिष्ठान ये सब एक मंदिर के एक प्रकार से प्रमुख अंग होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, तिगवा के मंदिर वास्तु पर टिप्पणी कीजिए। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में आप देखते हैं तिगवा गांव पड़ता है। उसी तिगवे गांव से वर्गाकार मंडप के गर्भगृह पर 4 स्तंभों पर आधारित एक मंदिर मिला हुआ है। मंदिर के स्तंभ जो है 8 पहले हैं और ऊपर 16 पहल है। सबसे ऊपर स्तंभ गोल हो गए हैं और इस पर कलश जो है बना हुआ है। सबसे ऊपर सिंह की आकृति है। मंदिर का प्रवेश द्वार अलंकृत होते हैं। चौखट पर दाहिनी ओर मकरारूढ़ गंगा और बाईं ओर कच्छप रूढ़ जो है जमुना की आकृति है। चौखट के ऊपर सिर्फ गरुड़ की आकृति है। यह गुप्त युगीन प्रथम मंदिर माना जाता है, तिगवा का मंदिर। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, एरण बाराह मंदिर पर प्रकाश डालिए। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण से आयताकार गर्भगृह वाला वाराह भगवान का, विष्णु भगवान का जो मंदिर है वो मिला हुआ है।
इसके सामने 2 स्तंभों पर मंडप बना हुआ है। इसमें एक एक प्रवेश द्वार है, 2 स्तंभों पर मंडप मतलब बना हुआ है और मंदिर पूरी तरह अलंकृत है और मंदिर की दीवार सादी है। इसका मतलब इनका अलंकरण तिगवा के मंदिर की भांति ही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका जो है नचना के कुठार मंदिर पर प्रकाश डालिए। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से प्राप्त पार्वती मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। गर्भगृह के सामने खंभों पर आधारित मंडप है। गर्भगृह के सामने प्रवेश द्वार स्तंभ पर गंगा एवं यमुना की मूर्तियां हैं। इन पर मिथुन मूर्तियां हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 27 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि भूमरा के शिव मंदिर पर प्रकाश डालिए। तो भूमरा का जो शिव मंदिर है मध्य प्रदेश के सतना जिले के भूमरा नामक गांव से प्राप्त मंदिर शिव का मंदिर है। वर्तमान में सिर्फ इसका गर्भगृह ही बचा हुआ है। इसमें भी मंडप और प्रदक्षिणा पथ अवश्य ही बना रहा होगा। इस मंदिर के ललाट बिंदु पर शिव की भव्य मूर्ति का अंकन है। दीवारों पर गुप्तकालीन अन्य मूर्तियों के भी चित्रित आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मंदिर वास्तु की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए। तो पूर्व मध्यकाल मंदिर वास्तु के निर्माण का स्वर्णकाल था और इस काल में निर्मित मंदिर नागर बेसर या द्रविड़ शैली में निर्मित हुए हैं। हिमालय से विंध्याचल के मध्य निर्मित मंदिर नागर शैली, विंध्याचल से कृष्णा के मध्य बेसर शैली और कृष्णा से कुमारी अंतरीप तक निर्मित मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका आ चुका है 29 नंबर की नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य निर्मित हुए हैं। इनका केंद्र मध्य प्रदेश था। ये मंदिर निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर बटे हुए हैं। इन्हें पाद जंगती, जंघा, शरीर, ग्रीवा, मस्तक, आमलक, यष्टि और पताका कहते हैं। मंदिर के अधिष्ठान को जंघा या जगती मानते हैं। मंदिर मंडप, ठीक है, मंदिर मंडप, अर्धमंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और शिखर, इन सभी करने के लिए या सब करने के लिए मंदिर समान अलंकृत है। ओके। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता बताइए। तो इस शैली के मंदिर विंध्याचल से कृष्णा नदी के मध्य निर्मित हैं और इन मंदिरों में विशाल प्रांगण होता है। प्रांगण के द्वार से होकर मंदिर में पहुंचा जाता है। मंदिर की चारदीवारी खास करके मंदिर की चारदीवारी प्राकार कहलाती है और प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। इसके दूसरी तरफ निर्मित तोरण विमान कहलाता है और प्रत्येक मंदिर जलाशय, भोग मंडप, मंडप, गर्भगृह, नंदी मंडल, महामंडप युक्त होता है। मंदिर अति अलंकृत होते हैं खास करके द्रविड़ शैली के। ओके। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि बेसर शैली के जो मंदिर हैं, अच्छा, बेसर और नागर शैली की अगर बात की जाए, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। और मुख्य रूप से जब शैलियों की बात करते हैं तो बेसर शैली जो है खास करके वो मिक्सचर शैली होती है, उत्तर और दक्षिण की शैली मिक्स करके। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है मंदिर की और द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत की है। और द्रविड़ और नागर दोनों को अगर मिला लेंगे तो आपकी बनती बेसर शैली। तो बेसर शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। बेसर शैली का विस्तार कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। बेसर का आशय खच्चर होता है। चूँकि बेसर शैली मिली जुली शैली होती थी इसीलिए यह खच्चर शैली या बेसर शैली कहलाती है। बेसर शैली के मंदिर प्राकार विहीन होते हैं।
अच्छा, जो खच्चर होते हैं आप देखते हैं वो घोड़ा और गधा की मिली प्रजाति होती है। ठीक है। इस मंदिर के मंडप, अर्धमंडप और विमान प्रमुख अंग होते हैं। दीवार का बाह्य भाग नागर शैली से एवं अंदर के भाग द्रविड़ शैली से प्रभावित होते हैं। गर्भगृह की योजना भी मिश्रित मतलब मिश्रित होता है नागर और द्रविड़ का। मंदिरों का प्रवेश द्वार पीछे की ओर होता है इसमें, और मंदिर के सामने स्तंभ युक्त बरसाती बनी हुई होती है। मंदिर की दीवारें अति अलंकृत होती हैं इसमें बेसर शैली में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है, आबू के विमल शाही मंदिर पर प्रकाश डालिए। आबू पर्वत जो है वो राजस्थान में है और उसी पर निर्मित एक मंदिर है आबू का मंदिर, जो कि जैन मंदिर है। यह आज भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। यह श्वेत संगमरमर से बना हुआ, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है आबू का मंदिर। ओके। और यह चतुर्दिक दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें मतलब चौतरफा दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें विशाल आंगन और चारों ओर कोठरियाँ बनी हुई हैं। इस मंदिर में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। इसमें अधिकांश में आदिनाथ, जो एक प्रकार से आदिनाथ मतलब कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और ऋषभदेव जो वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब ऋषभदेव भी एक प्रकार से उसके एक अनुयायी रहे हैं। तो इन दोनों की मूर्तियाँ आपको अधिकांश मात्रा में दिखाई पड़ेंगी। प्रकाश की व्यवस्था इसमें सामने से है। इस मंदिर का द्वार गुंबदाकार है। मंदिर 45 × 95 फीट के प्रांगण में अवस्थित है। इसके 3 अंग द्वार मंडप, अंतराल और गर्भगृह हैं। इसमें 8 स्तंभों पर जो है गुंबदों का भार है। इसके बाद गर्भगृह में 8 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी और इसका गुंबद 30 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंतःभाग और गर्भगृह स्तंभ ये सब एक प्रकार से बहुत सुंदर देखने में लगते हैं, अलंकृत हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सैंधव नगर विन्यास के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सिंधु प्रदेश के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब रहे थे और इस योजना में प्रायः समस्त बड़े बड़े नगरों का निर्माण एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार हुआ था। यह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि इसका निर्माण कुशल इंजीनियरों का ही कार्य हो सकता है। इस योजना की आधार पीठिका थी नगर की प्रमुख सड़कें। ये पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और इन सड़कों पर आप देखते हैं इस प्रकार प्रत्येक नगर इनके द्वारा कई खंडों में विभक्त हो जाता था। प्रत्येक खंड की माप 800 से लेकर 800 × 1200 मीटर होती थी। ये खंड मोहल्ले के रूप में हो जाया करते थे सड़कों के, ठीक है, जो बीच में पड़ते थे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता की मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। तो सिंधु प्रदेश तथा हड़प्पा की कुछ मूर्तियां बड़ी कलात्मक और कल्पनापूर्ण हैं। पत्थर की मूर्तियां अल्प संख्या में प्राप्त हुई हैं, मतलब कम प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से खिलकड़ी का बना पुरुष का एक प्रकार से धड़ मिला हुआ है। यह पुरुष दाढ़ी रखे हुए किंतु ओंठ के ऊपर का भाग साफ है। दाएं हाथ पर तबीज बांधा है। नेत्र उन्मीलित है। दृष्टि नासिका पर स्थित है। भूमि का मूर्ति का अधोभाग खंडित है। सिलखड़ी निर्मित दूसरी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यदि मूर्ति घुटनों को ऊपर यदि यह मूर्ति घुटनों को ऊपर की ओर मोड़कर बैठी है, हाथ घुटनों पर स्थित है, नाक और मुखाकृति लंबी है, नुकीली दाढ़ी है और इसके नेत्रों पर सीपी तथा पत्थर की जो है पच्चीकारी युक्त पदार्थ जुड़ा हुआ है और स्त्रियों की भी कुछ आकृतियाँ मिली हुई हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्तियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है सैंधव सभ्यता को लेकर के। प्रश्न है, सैंधव कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सिंधु प्रदेश की खुदाई में बहुसंख्यक मात्रा में मुद्राएं मिली, तबीजें मिली, मूर्तियां मिली, खिलौने मिले, गुड़ियाँ मिली, आभूषण मिला, बर्तन मिला, ये सब मिले और इन्हें देखने से तत्कालीन कलाकारों की विविध कलाओं का ज्ञान होता है। ये समस्त वस्तुएं साधारण मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, साधारण पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, अमेजन पत्थर, इन्हीं की सहायता से बनाई गई मूर्तियाँ बनाई जाती थी पहले। और कलाकृतियाँ हाथ और सांचे दोनों से बनती थी उस समय, लेकिन हाथ से ज़्यादा बनती थी। अगला प्रश्न 36 नंबर, हड़प्पा की मूर्ति हड़प्पा की मृण मूर्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो
आदि स्थानों पर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं जो हाथ से बना करके मिट्टी के बर्तनों की तरह पकाई जाती थी। बाद में इन पर पॉलिश की जाती थी। व्हीलर महोदय ने इन्हें जो है मृण मूर्तियों की संज्ञा दी है तथा इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया है। व्हीलर महोदय ने पहला तो मानवाकृत मूर्तियाँ और जो है पशु पक्षियों की मूर्तियाँ। ठीक है, मानवकृत मूर्तियों में पुरुषों को और स्त्रियों की मूर्तियाँ दिखाई पड़ेंगी। पुरुष मूर्तियों में स्वाभाविक महत्वपूर्ण एवं पुरुष की मूर्ति हैं। खास करके पुरुष मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक पुरुष की मूर्ति है जिसका शरीर चिपटा है, नाक लंबी है और इसके अलावा समस्र विहीन भरी हुई टुड्डी है उसकी। तो इस कारण से क्या हुआ है, ये सर्वाधिक प्रभावशाली लगता है, सबसे महत्वपूर्ण दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपका है कि हड़प्पा से प्राप्त पाषाण मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। तो सिंधु कलाकारों ने कई प्रकार के पाषाणों का प्रयोग किया है, किंतु मतलब सिंधु निवासी पाषाणों को बाहर से मंगाते थे। हड़प्पा से प्राप्त 2 पाषाण मूर्तियों की मार्शल महोदय ने उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की है और इसमें एक लाल पत्थर की बनी मानव मूर्ति है। दुर्भाग्य से इसका शीश कहीं टूट करके खो गया है, परंतु शेष शरीर का अनुपात और सैष्ठव दर्शनीय है। इस मूर्ति के विभिन्न अंग अलग अलग बनाए गए थे और इसके बाद आप देखेंगे बाद को किसी मसाले से शरीर में जोड़ दिया गया था। दूसरी मूर्ति नर्तक की प्राप्त होती है और यह काले पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो खास करके अगर आपको देखना ही मूर्ति वगैरह के बारे में, पुराने लेख वगैरह देखने ही तो आप BHU चले जाओ, भारत कला भवन में। तो BHU में जाओ, आप देखेंगे विजुअल आर्ट्स वाले उसमें जाएंगे तो उसमें एक मिलेगा जो है आपका भारत कला भवन। तो भारत कला भवन में आप देखिएगा तो इस प्रकार के जो है काम हुआ करते हैं, मतलब मूर्तियों के बारे में। मतलब वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं एक्वेरियम में, मतलब एक प्रकार से वो सभी मूर्तियाँ मिली, तमाम प्रकार की मूर्ति, तमाम प्रकार के लेख मिले हुए हैं, वो सब रखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अशोक कालीन प्रस्तर स्तंभों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मौर्यकालीन प्रस्तर स्तंभ के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट कृतियां अशोक के एकाश्म प्रस्तर स्तंभ है। फाहियान ने अशोक के 6 स्तंभों और ह्वेनसांग ने 12 स्तंभों को देखा था, परंतु स्तंभ संकिसा निगलियु मतलब इनमें से प्रमुख कौन से स्तंभ, मतलब प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। संकिसा का स्तंभ, निगलियु का स्तंभ, लुम्बिनी का, सारनाथ का, वैशाली का, सांची का, रामपुरवा का, कोसम का, प्रयाग का, लौरिया का और इसके अलावा अर्राज का, इसके अलावा लौरियानंदनगढ़ टोपरा आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अशोक कालीन प्रत्येक स्तंभ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अशोककालीन तमाम स्तंभ थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो लाट और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो लाट और स्तंभ शीर्ष। लाट एक जो है सुंडाकार दंड है जिसकी लंबाई 40 फुट से 50 फुट मतलब वहाँ तक जाती है। स्तंभ शीर्ष लाट की चोटी पर होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध पर मूर्ति कलात्मक टिप्पणी कीजिए। तो भगवान बुद्ध की मुद्राएं उनके जीवन से संबंधित हैं। सारनाथ में धर्म प्रचार के समय धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। सारनाथ केंद्र की निर्मित भूमि स्पर्श मुद्रा की अनेक मुद्राएं सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। धर्मचक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, दोनों हाथ वक्षस्थल के सामने स्थित हैं। दाएं हाथ का अंगूठा और कनिष्का बाएं हाथ की मध्यिका को छूती दिखलाई पड़ती है। सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है, उसी को शिल्पकला में सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखें 40 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। तो गुप्तकालीन बौद्ध मूर्ति कला की विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहली बात, मूर्तियों के वस्त्र चिकने और पारदर्शक प्रदर्शित किए गए हैं। मथुरा केंद्र की बनी मूर्तियों को छोड़ करके गुप्तकालीन किसी बुद्ध प्रतिमा के वस्त्रों में सिलवटें नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि दक्षिणावर्त, कुटिलेश और उष्णीश गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों की विशेषता है। तीसरी विशेषता ये कि भाई गुप्तकालीन मूर्तियों की भौहें तिरछी नहीं वरन सीधी प्रदर्शित की गई हैं। चौथी बात यह कि गुप्तकालीन मूर्तियों के सिर के पीछे प्रभामंडल के रहने का संकेत मिलता है और मूर्तियों के वक्षस्थल विकसित बनाए गए हैं, कंधों को प्रमुखता दी गई है। तो ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कि गुप्तकालीन कला शैली की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। तो गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है और संस्कृति के विभिन्न तत्वों के समान ही कला के क्षेत्र में भी इस काल में अभूतपूर्व उन्नति परिलक्षित होती है। मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला और टेराकोटा सभी का उत्कृष्टतम रूप गुप्तकालीन कला की विशेषता है। गुप्त काल में कला के शास्त्रीय पक्ष को अधिक स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रीयता की दृष्टि से सौंदर्य में जिस अनुपात और संतुलन होना आवश्यक है वह गुप्तकालीन वह जो है गुप्तकालीन काव्य, नाटक, मूर्तिकला और चित्रकला में समान रूप से प्रभावित समाहित है। और कला संदर्भ में एक गंभीरता और स्वाभाविकता है जो गुप्तकालीन कलाकारों की परिष्कृत बौद्धिक चेतना का परिचय देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न है, सारनाथ कला केंद्र पर एक टिप्पणी कीजिए। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र जो राम, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, बोधगया और नालंदा रहे हैं। मौर्य काल में यही सब गुप्त काल में ये सब एक प्रकार से आधार रहे हैं, केंद्र रहे हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला के। सारनाथ गुप्तकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र था। बुद्ध ने यहाँ धर्मचक्र परिवर्तन किया था, अतः यह बौद्धों का प्रमुख तीर्थ था। यही कारण है कि यहाँ से बुद्ध की असंख्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और सारनाथ की जो है कला शैली में मूर्तियों के सौंदर्य और भाव व्यंजना में अपूर्व परिष्कार हुआ है। और इस दृष्टि से सारनाथ की मूर्तियाँ मथुरा शैली की मूर्तियों का उस पर भी भारीपन सारनाथ में समाप्त हुई एक प्रकार से गया है। तो जो सारनाथ की मूर्तियाँ जो थी, मथुरा की मूर्तियों का भारीपन सारनाथ में समाप्त हो गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपके लिए ही बनाया गया, प्रश्न आपके लिए है कि स्तूपों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो स्तूपों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला या थूहा या ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया है और उन पर समाधियों का निर्माण हुआ। सामान्यतया इन्हीं को स्तूप कहते हैं और स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसमें अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म, खास करके बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र यानी सूत्र पिटक एक उदाहरण है, जहां महात्मा बुद्ध से उसके शिष्य आनंद कहते हैं कि भगवान हम तथागत यानी कुछ में परिनिर्वाण के उपरांत उनके अवशेषों का क्या करेंगे। आनंद के विशेष आग्रह पर बुद्ध ने कहा था कि उन्हें तथागत के लिए 4 महायानों के चौक पर खास करके थूप यानी स्तूप एक प्रकार से बनाना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर की मौर्य वास्तु पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मौर्य वास्तु के अंतर्गत नगर योजना, इसके अलावा राजप्रसाद और एवं शिल्प कला को रखा जा सकता है। नगर योजना के अंतर्गत पाटलिपुत्र का उल्लेख है। नगर का आकार एक समानांतर चतुर्भुज के समान था। यह लगभग 9.5 मील लंबा और लगभग 2 मील चौड़ा था। मौर्य वास्तुकला का जो एक प्रकार से क्या मिला भाई, खास करके पाटलिपुत्र का जो उल्लेख मिला है नगर योजना के संदर्भ में वो ठीक है।
नगर चारों ओर से काष्ठ की बनी दीवार से घिरा था, जिसमें 570 जो है बुर्ज और 64 द्वार थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, जो संसार के राजकीय भवनों में सर्वाधिक सुंदर और जिसके सामने सूसा और जो है इकबतना के राजप्रसादों का वैभव भी कुछ मतलब कि तुच्छ सा प्रतीत होता है। इसे देख करके फाहियान भी आश्चर्यचकित हो मतलब कि रह गया था उस समय। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि शुंग सातवाहन मतलब शुंग सातवाहन कालीन कला की विशेषताएं बताइए। तो शुंग सातवाहन कालीन कला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता, शुंग काल से पूर्व मौर्य काल में इमारतों, स्तूपों आदि के निर्माण में लकड़ी, कच्ची ईंटों और मिट्टी का प्रयोग होता था, किंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है। दूसरी बात, मौर्यकालीन कला का विषय राजकीय और धार्मिक था, किंतु इसके विपरीत शुंग काल में लोक जीवन के दर्शन होते हैं। शुंगकालीन कलाकार का एकमात्र उद्देश्य मानव जीवन के ऐहिक स्वरूप का दिग्दर्शन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 46 नंबर प्रश्न है, कार्ले चैत्य पर एक टिप्पणी लिखिए। तो कार्ले की चैत्य गुहा बम्बई पूना सड़क से 2 मील उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ एक विशाल चैत्य गृह और 3 विहार हैं। यहाँ चैत्य गृह मतलब यहाँ का जो चैत्य गृह है अत्यंत सुंदर और हीनयान चैत्य गृहों में सर्वोत्कृष्ट है। इसमें वास्तु और शिल्पकला अपनी पूर्णता पर पहुँच गई थी। इसके द्वार मंडप पर अंकित एक अभिलेख के अनुसार यह चैत्य गुहा संपूर्ण जम्बूद्वीप में उत्तम है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्राचीन भारत में चैत्य और विहारों पर एक निबंध लिखिए। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग जब सांची, भरहुत और बोधगया में स्तूपों का निर्माण हो रहा था, उसी समय पश्चिमी और पूर्वी भारत में वास्तुकला की नवीन शैली का विकास हो रहा था। महाराष्ट्र और उड़ीसा में क्रमशः बौद्धों और जैनों ने पर्वतों को काट करके पूजा स्थलों का निर्माण आरंभ किया। चैत्य शैलकृत वास्तुकला के 2 रूप प्राप्त होते हैं, एक तो चैत्य गृह और दूसरा विहार। अगला प्रश्न आप देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी भारत के शैलोत खनित चैत्य गृहों के प्रमुख लक्षण एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि पश्चिमी भारत और महाराष्ट्र प्रदेश कला की इस शैली का प्रधान केंद्र था। कला की इस शैली के जन्म लेने का मुख्य कारण यह था कि पश्चिमी घाट की शैल शिलाएँ इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त थीं। नासिक के चतुर्दिक 200 मील के क्षेत्र में अधिकांशतः शैलकृत चैत्य प्राप्त होते हैं। चैत्य भवनों की रक्षा लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ हुई और 7वीं शताब्दी तक चलती रही। इसलिए हीनयान चैत्य जो पश्चिमी घाट में बनाए गए उनमें एक स्पष्ट विकास क्रम दिखाई देता है और इसकी परिणति कार्ले के चैत्य में देखी जा सकती है और यह विकास 8 सोपानों में हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो गांधार कला की प्रमुख विशेषताएं गांधार शैली की, पहली विशेषता यह है कि यह भारत का पहला केंद्र है जहां बौद्ध धर्म संबंधी कला में बुद्ध मूर्ति के साथ एक नवीन बौद्ध देवता को स्थान मिला जो वेदी सत्व हैं। ये गांधार शैली के एक प्रकार से चीज़ें थी। दूसरी बात, इन मूर्तियों में गांधार शैली मतलब गांधार कला शैली की जो दूसरी विशेषता वो ये है कि इन मूर्तियों में या इनके मूर्तियों में बुद्ध यूनानी देवता अपोलो जैसे दिखते हैं और उनकी मुद्राएं तो बौद्ध हैं, जैसे कमलासन मुद्रा में बुद्ध बैठे हैं, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र ग्रीक शैली में मतलब ग्रीक शैली के हैं, जैसे कमलासन मुद्रा में बैठे हैं, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र ग्रीक शैली के हैं। ठीक है। तीसरी बात है, बोधिसत्वों की मूर्तियाँ यूनानी राजाओं की भांति आभूषणों से सजी हुई है, जिससे कि वे आध्यात्मिक व्यक्ति
ना लग करके सम्राट लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, सभी लोग आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है कि मथुरा और गांधार कला शैली की मूर्ति कला में अंतर बताएं। तो मथुरा और गांधार कला की मूर्ति कला में बहुत अंतर है। पहला अंतर है गांधार मूर्ति सलेटी पत्थर की है और मथुरा कला की मूर्तियाँ जो है एक प्रकार से बलुई पत्थर की है। दूसरी बात, अलंकृत प्रभामंडल गांधार कला की विशिष्टता है। मथुरा में प्रभामंडल सादा अर्धवृत्ताकार और अलंकृत होता है। तीसरा अंतर देखें, गांधार शैली में की मूर्तियों में बुद्ध को यथार्थ मानव का रूप दिया गया है। बुद्ध प्रतिमा स्थानक और स्थान दोनों मुद्राओं में बनाई गई है। मथुरा काल में दहिना हाथ और अभय मुद्रा में बायां हाथ अभय मुद्रा में तथा बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी है। खड़ी हुई मूर्तियों में बायां हाथ से वस्त्रों को संभाले हुए हैं। और चौथी बात है कि बुद्ध को अपनी मतलब अभी तक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। गांधार शैली की एक प्रकार से बुद्ध अपोलो ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अभी आधा आपका हो गया। 50 क्वेश्चन के बाद देखेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये सारे के सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं। ये प्रश्न अब जब वीडियो अगली आएगी पार्ट 2 उसमें आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।